साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस 15 मिनट की श्रृंखला में। मैं राहुल सावरन आज आपको 15 मिनट के अंतर्गत वैसे प्रश्न से अवगत कराऊंगा जो सीटेट की परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है और वैसा प्रश्न साथियों अब उसमें भी बाइलिंगुअल है जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंप्लीट एनसीईआरटी वेस्ट है जिस प्रश्न को देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और आने वाली परीक्षा में आप काफी बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरीके से लगातार 15 मिनट तक मेरे साथ बने रहिएगा, एक से एक बढ़कर प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट की परीक्षा के लिए साथियों जो है ऑफिसर्स अकादमी के द्वारा टारगेट बैच की शुरुआत किया गया है और यह टारगेट बैच मात्र 990 रुपए में उपलब्ध है। यदि आप 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, ये सॉरी सीटेट पेपर 1 के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए अलग अलग लेना चाहते हैं तो आपको 990 रुपया में ये बैच मिल जाएगा। और यदि कंबाइंड 1-2 के लेना चाहते हैं तो मात्र 1490 रुपया में कंप्लीट बैच साथियों आपको मिल जाएगा। 3 डेमो क्लास भी फ्री है और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि सीटेट की इस बैच में सीडीपी जो है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रखता है, ये सीडीपी स्वयं शशि शरण सर आपको पढ़ाएंगे। बाकी हर विषय के अलग अलग शिक्षक यहाँ पर आपको मिलेंगे और ये शिक्षक अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपको सींचेंगे। तो आप देर ना करें, इस बैच को परचेज आप लोग जरूर कर ले। चलिए साथियों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न कहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब यहां पर आपको गलत कथन के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कहता है कि NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस की दर में वृद्धि होती है। सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस की दर में वृद्धि होती है। यह सही लिखा हुआ लेकिन आपको गलत खोजना था। अगला, सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सारी सीमेंट में ये जिप्सम जो है और उसको जमने की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका सही है लेकिन आपको गलत खोजना था। अगला, सभी क्षारीय मृदा धातु जो है जलयोजित लवण उत्पन्न करता है, यह भी सही है। अगला, बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, यह बिल्कुल क्या है, गलत है। तो चूंकि आपसे गलत खोज रहा था इसलिए सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा, विकल्प डी इज राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है कि बेरियम और स्ट्रांसियम जो है कभी भी प्रकृति में मुक्त रूप में यह नहीं पाया जाता है। आंसर विकल्प डी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जब सोना के बारे में बात करेगा, प्लेटिनम की बात करता है, हीलियम का बात करता है, नियोन का बात करता है, ये सब स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया जाता है। चलिए तो आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हर एक प्रश्न को समझिए, सीखिए और हर एक प्रश्न का सही उत्तर जो है, सही आंसर जो है साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रत्येक प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहां पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसके बारे में साथियों सवाल पूछता है। पहला आपका है पोटेशियम क्लोरेट के बारे में कि क्या पोटेशियम क्लोरेट का यूज माचिस में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। क्या मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग ड्राई सेल में होता है, ये भी सही है लेकिन नहीं के बारे में पूछ रहा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग क्या संचायक सेल में होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है साथियों कि संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है, तो H2SO4 का प्रयोग होता है। संचायक सेल में साथियों जो है सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर लिख दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि गलत है, गलत के बारे में ही पूछ रहा था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं सभी लोग जो है आंसर कमेंट जरूर करिएगा, आपका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर। अब यदि बात करते हैं यूरेनियम के बारे में तो परमाणु बम के निर्माण में आपको पता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। गलत तो आपका सिर्फ जो है सी था, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। और आप ये कमेंट कर सकते हैं कि संचायक सेल में जो है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर भाई। अगला प्रश्न कहता है हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है। साथियों हड्डी की बात किया जाए तो आपको पता है हड्डी जो है इसमें सफेद फास्फोरस पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस साथियों हड्डी में पाया जाता है और यह नमीयुक्त हवा में जलता है। ये साथियों जो है नमीयुक्त हवा में जलता है, ये नमीयुक्त हवा में जलता है। और जब ये जलता है नमीयुक्त हवा में तो जलने के साथ साथियों जो है ध्यान रखिएगा ये पीली लौ देता है। जलने के साथ साथियों जो है ये पीली लौ देता है, इसलिए याद रखिएगा श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ रहा था चमकने का कारण क्या है, तो पहला है हड्डियों में लाल फास्फोरस उपस्थित रहता है, बिल्कुल गलत है। वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होने लगता है, यह बिल्कुल सही है। आंसर आपका जो है
विकल्प बी हो जाएगा। अगला सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस बदलता है, बिल्कुल नहीं, और लाल फास्फोरस सफेद बिल्कुल नहीं। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि वायु के संपर्क में जैसे सफेद फास्फोरस आता है कि ये धीमी गति से क्या होता है, दहन करने लगता है, ये श्वेत फास्फोरस जलने लगता है, और श्वेत फास्फोरस जलने के बाद जो है पीली लौ देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा श्वेत फास्फोरस को जो है पीला फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आंसर आपका साथियों विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि किसी विघटनकारी नाभिक वाले तत्व की अर्ध आयु काल 5 वर्ष का है। साथियों अर्ध आयु काल किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो है आधा होने में समय करता है कि 5 वर्ष का है, तो कहता है कि 20 वर्ष के बाद विघटनकारी नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाएगा वह कौन सा। कितने वर्ष के बाद भाई, 20 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष में वो आधा हो जाता है, तो अगले 5 वर्ष में 1/4, अगले 5 वर्ष में 1/8, अगले 5 वर्ष में 1/16। तो 5 × 10 15 5 20। पूछा क्या था कि 20 वर्ष के बाद वह कितना बच जाएगा, तो 1/16 बच जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। कितना आसान सवाल है, लेकिन जरा अपने आप से आप पूछ कर देखिए। यदि एग्जामिनेशन हॉल में इस कदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस कदर आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा जवाब दे पाएगा? बहुत कम बच्चे जवाब दे पाएंगे, और आप उनमें से वैसे छात्र होंगे जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाइएगा। क्योंकि अर्ध आयु काल 5 वर्ष का दिया, मतलब 1/2 होने में 5 वर्ष का समय लगता है, तो 1/16 होने में 20 वर्ष लगेगा। वही पूछा था कि 20 वर्ष के बाद, वही सवाल पूछा था कि 20 वर्ष के बाद कितना बचेगा, तो 1/16 बचेगा। यानी आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करिएगा, विकल्प डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1/16 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये नहीं के बारे में पूछता है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कहता है क्लोरोफिल जो है इसमें मैग्नीशियम बिल्कुल रहता है, हीमोग्लोबिन में आयरन बिल्कुल रहता है, खाने का नमक में सोडियम बिल्कुल रहता है, कपड़े धोने के सोडा में पोटेशियम रहता है। ये बिल्कुल गलत है, गलत पूछ रहा था, इसलिए आंसर डी होगा। क्योंकि आपको पता है कपड़ा धोने की बात करता है, तो कपड़ा धोने वाला सोडा जो है इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। कौन सोडा भाई? कपड़ा धोने वाले सोडा को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। और वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अतः इसमें पोटेशियम नहीं बल्कि वॉशिंग सोडा में साथियों कपड़े धोने में जिस सोडा का प्रयोग होता है उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। किसका? कपड़े धोने वाले सोडा के रूप में। और यहां पर पोटेशियम लिखा था, इसलिए गलत है, गलत पूछ रहा था, अतः आंसर आपका विकल्प डी होता है। इसी तरीके से एक एक प्रश्न को समझते जाइए, और आप सभी लोग हर एक प्रश्न का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों आंसर कमेंट आप जरूर करिए। अगला कहता है अल्फ्रेड नोबेल। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल साथियों जो है जिसे नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, ये अल्फ्रेड नोबेल जिसने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था, ये किस नाम से संबंधित है? याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल साथियों जो है डायनामाइट का खोज किया था। जिनके नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता साथियों, उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। यानी आंसर आपका साथियों विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर साथियों, आंसर आपका डायनामाइट हो जाएगा, आंसर विकल्प ए हो जाएगा। क्लियर। और एक आपका रेडियो सक्रियता के बारे में आपको बता दें, हाइनिंग RDX के बारे में आपको पता है, हाइनिंग के द्वारा साथियों RDX का खोज किया गया था। और रेडियो सक्रियता का खोज साथियों जो है हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। याद रखिएगा साथियों, रेडियो सक्रियता का हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। तो इस तरीके से आपका आंसर यहां से डायनामाइट यानी विकल्प ए होता है। साथियों टेस्ट योर सेल्फ में RDX का फुल फॉर्म पूछा है। RDX का फुल फॉर्म यदि आप जानते हैं आप सभी लोग आंसर कमेंट जरूर करिएगा, और लोग जो नहीं जानते होंगे हम आपके कमेंट देखने के बाद पुनः हम कमेंट करके बता दूंगा आपका इसका आंसर क्या होगा। हालांकि आपको यह आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डिस्कशन में आज जो सीटेट की हम क्लास लेते हैं शाम के 5:15 बजे से द ऑफिसर्स एकेडमी की मेन चैनल पर, उसमें साथियों मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको RDX का फुल फॉर्म। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा RDX क्या है, इसका मतलब फुल फॉर्म आप लिख दीजिएगा। RDX का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं RDX एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है ये साथियों। RDX जो है यह एक विस्फोटक पदार्थ है। आप इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, आप सभी लोगों से साथियों निवेदन है। क्लियर। अगला प्रश्न है सीटेट के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। पेपर 1 के लिए भी 990 रुपए में, पेपर 2 के लिए भी 990 रुपए में, और पेपर 1, 2 दोनों के लिए 1490 रुपए में। तो आप इस बैच को साथियों परचेज जरूर कर लेंगे। क्लियर।
अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहता है कि कौन ऐसा विस्फोटक है, इस विस्फोटक का नाम साथियों जो है नोबेल तेल है। तो टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखिएगा टीएनजी को जो है नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। सभी लोग टीएनजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। टीएनजी का मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो टीएनजी का फुल फॉर्म साथियों होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो साथियों आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि भारत जो है डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहां स्थित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड साथी जो है ये आपको हैदराबाद में अवस्थित है। भारत जो है डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र जो है ये कहां अवस्थित है साथियों। इस तरीके का प्रश्न देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा प्रश्न मिलता है। चलिए आंसर याद रखिएगा, हैदराबाद हो जाएगा। अगला, आरडीएक्स आविष्कार किसने किया था। साथियों मैंने जस्ट 3 मिनट पहले आपको बताया था आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था। तो हाइनिंग के द्वारा साथियों जो है हाइनिंग के द्वारा जो है आरडीएक्स का आविष्कार किया गया था। चलिए साथियों आंसर आपका हाइनिंग हो जाएगा, यानी आंसर साथियों विकल्प डी होता है। विकल्प डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था और आरडीएक्स का फुल फॉर्म साथियों मैंने कई बार बताया है, आप आंसर कमेंट करके बताइएगा आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। न्यूनतम अर्थात सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण की बात करता है कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है। तो ये साथियों हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। और याद रखिएगा यह हाइड्रोजन जो है इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसको साथियों जो है आरडीएक्स को साथियों जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए तो आंसर आपका यहां से विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है, आप जवाब दीजिएगा। कोयला का 4 प्रकार मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, और यदि आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पता है और आपको लगता है केमिस्ट्री आपका टफ है, आपके लिए बहुत हार्ड है, आप नहीं जानते हैं, तो 2 टाइम हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं। एक सुबह के 10 बजे यूपी एग्जाम्स बाय द ऑफिसर एकेडमी पर, और एक शाम के 5:15 बजे द ऑफिसर्स एकेडमी की मेन चैनल पे। तो दोनों टाइम में कभी भी आप समय निकालकर मेरी क्लास में 45 से 50 दिन रेगुलर रहिएगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो 45 से 50 अर्थात लगभग 2 महीने में केमिस्ट्री इतना आसान हो जाएगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप बैठिएगा तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुरंत आपसे बन जाएगा। केमिस्ट्री कभी भी आपको टफ नहीं लगेगा। क्लियर ना? तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट करिएगा और आप आइए 5:15 बजे, हम आपका इंतजार करेंगे आपके लाइव सेशन में, और एक से बढ़कर वहां प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर बाबू? चलिए अगला प्रश्न आता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण किसका है। साथियों एलपीजी के बारे में बात करता है, तो एलपीजी के बारे में इसमें मुख्य रूप से आपका जो है ये C4H10 यानी ब्यूटेन और C3H8 ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोनों से मिलकर साथियों एलपीजी बना होता है। अब यहां पर देखिए ब्यूटेन तो, लेकिन आइसोब्यूटेन बिल्कुल नहीं, प्रोपेन है लेकिन आइसोब्यूटेन नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन। आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। ये आपके एलपीजी में साथियों प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। और कभी कभी ये सवाल पूछा सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मात्रा में आपका ब्यूटेन रहता है। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। साबुन की बनाने में साथियों मुख्य जो कच्ची सामग्री है वो आपका वनस्पति तेल है। वेजिटेबल ऑयल्स जो है, वनस्पति तेल जो है साबुन के निर्माण करने के लिए सबसे मतलब प्रमुख कच्ची सामग्री कहिए या प्राकृतिक स्रोत कहिए, उसमें आपको नाम आता है। अगला, निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है। गैमेक्सिन साथियों बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, याद रखिएगा ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इस बेंजीन हेक्साक्लोराइड को साथियों जो है गैमेक्सिन कहा जाता है। यानी आंसर साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और साथियों मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी की यदि आप तैयारी करते हैं, मतलब ये शिक्षक बनना बीपीएससी चाहते हैं, तो सीटेट आपको पहले पास करना होगा। और सीटेट पास करवाने के लिए 2026 सीटेट के लिए आपके लिए ऑफिसर एकेडमी बैच लाई है। और ये बैच आपको पेपर 1 के लिए 990 रुपया में, पेपर 2 के लिए भी साथियों 990 रुपया में। यदि आप दोनों एक साथ लेंगे पेपर 1 पेपर 2, तो आपको 1490 रुपये में कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें शशि शरण सर आपको जो है स्वयं सीडीपी पढ़ाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षार्थी के लिए सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण विषय आप कह सकते हैं। और ये खुद शशि शरण सर आपको पढ़ाएंगे। तो फिर चिंता किस बात की, डाउनलोड करिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप और परचेस करिए सीटेट 2026 का यह बैच। चलिए साथियों आज सेवा रोकते हैं, अगली क्लास में पुनः कल मुलाकात होगी और सेवा जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।